प्रिय बुक माई शो। दरअसल कॉमेडियन कुणाल कामरा ने जब एक चिट्ठी लिखी तो शुरुआती शब्द ऐसे कुछ थे। ये वही मामला है एकनाथ शिंदे को गद्दार कहे जाने का, जिसके बाद खार पुलिस स्टेशन में केस दर्ज होता है और कुणाल कामरा मद्रास हाई कोर्ट से एक जमानत लेते हैं, अग्रिम जमानत। अब क्या नई चीज़ें हैं वो सब कुछ बताएंगे मेरे साथी नावेद। नावेद, क्या अपडेट है? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि गद्दार वाला जो कमेंट था वो डायरेक्टली बिना एकनाथ शिंदे का नाम नहीं लिया गया था उसमें। लोगों ने उसका इंटरप्रिटेशन ऐसा निकाला कि उन्हें कहा जा रहा है, और ये कुणाल कामरा की दलील भी रही है शुरुआत से। और इसके बाद यही केस जब बढ़ता गया, इसी सिलसिले में बुक माई शो ने एक फ़ैसला लिया कि कुणाल कामरा को उनके प्लेटफॉर्म से हटाया जाएगा, उनकी प्रोफाइल भी वहाँ पर नहीं दिखाई देगी। तो ये अपडेट आई थी 5 अप्रैल को, है ना। 5 अप्रैल को इस पर इंडिया टुडे ने खबर भी की थी। खबर को जब ट्विटर पर यानी एक्स पर शेयर किया गया तो कुणाल कामरा ने उस खबर को रीट्वीट करते हुए अपना कोट उसमें ऐड किया और उसमें बुक माई शो से पूछा कि हेलो बुक माई शो, क्या आप प्लीज़ कंफर्म कर सकते हैं अगर मेरा आपका प्लेटफॉर्म मेरी लिस्ट के लिए, मेरे शोज़ को लिस्ट करने के लिए अभी भी अवेलेबल है या नहीं। नहीं भी है तो कोई बात नहीं, फ़ाइन है, मैं समझता हूँ। लेकिन उसके बाद उस पर कुछ रिप्लाई वहाँ पर नहीं आया उस पोस्ट में बुक माई शो के। और उसके बाद फिर 2 दिन बीतते हैं। 7 अप्रैल कुणाल कामरा अपने चरपरिचित स्टाइल में जिस तरह से वो स्टेटमेंट जारी करते हैं, 2-3-4 फोटोज़ होती हैं, उसमें टेक्स्ट लिखा, हाँ, एक चिट्ठी की तरह। तो उन्होंने उसी तरह अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर ये चिट्ठी लिखी, फिर से इस बार 2 पेज की थी। उसमें उन्होंने कैप्शन में पहले तो लिखा कि डियर बुक माई शो, मैं अभी भी नहीं जानता हूँ कि आपका प्लेटफॉर्म अवेलेबल मेरे लिए अभी भी है या नहीं है, लेकिन मेरा फिर भी मानना है अपनी ऑडियंस के लिए कि मैं बॉयकॉट करने वाले उस चीज़ का फ़ैन नहीं हूँ, है ना। या किसी प्राइवेट बिजनेस को मैं रेटिंग दूँ, यानी बुक माई शो के लिए कहना है कि मैं उसे रेट करूँ। बुक माई शो अपने अधिकार के हिसाब से जो भी कर रहा है वो उनके हिसाब से ठीक है, उनके बिजनेस के लिए भी ठीक है। तो ये कैप्शन था उसका। उसके बाद आगे उन्होंने अपने जो 2 पेज का उन्होंने जो लेटर लिखा, उसमें ये लिखा, सबसे पहले तो यही लिखा कि मैं समझता हूँ कि आपको, यानी बुक माई शो को, शासन के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखने होते हैं, स्टेट के साथ। और ये भी पता है कि मुंबई एक बड़ा लाइव एंटरटेनमेंट का हब है, सेंटर है उसका। सरकार की मदद के बिना कोल्ड प्ले और गन्स एंड रोजेस जैसे बड़े शो कभी नहीं हो सकते थे। तो यहाँ पे कोल्ड प्ले का भी जिक्र उन्होंने किया, जो इसकी हैंडलिंग बुक माई शो ही कर रहा था, टिकट्स वगैरह की, है ना। लेकिन फिर वो आगे कहते हैं कि लेकिन यहाँ पर बात ये नहीं है कि आप मुझे अपनी लिस्टिंग से हटा सकते हैं या नहीं। असली मुद्दा यह है कि शोज़ की लिस्टिंग पर आपका एक्सक्लूसिव अधिकार, सिर्फ आपका इकलौते का अधिकार है, उसमें हमारा कुछ से नहीं है, ये कहना चाहते हैं हम पर कुणाल कामरा। आगे कहते हैं, जब आप आर्टिस्ट को अपनी वेबसाइट से शो लिस्ट करने की इजाज़त नहीं देते तो दरअसल आप हमें हमारी ही ऑडियंस तक पहुंचने से रोक रहे हैं। वो ऑडियंस जिनके लिए मैंने 2017 से लेकर 2025 तक परफॉर्म किया है। तो यहाँ पर कुणाल कामरा ये भी कहते हैं कि जो बुक माई शो में मैंने अपनी ऑडियंस को कलेक्ट किया है वो तो आपके प्लेटफॉर्म पर आ गई, लेकिन अब आप मेरी उसी ऑडियंस को नहीं करने दे रहे। जी। और इसमें कुछ नए अपडेट्स और भी हैं क्या? ये रेवेन्यू को लेकर, कि रेवेन्यू को लेकर भी कुणाल कामरा ने कुछ सवाल खड़े किए हैं? जी हाँ, क्योंकि आप देखते हैं कि इस तरह के जो भी प्लेटफॉर्म्स रहते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जो किसी चीज़ की सहूलियत बढ़ाते हैं, उनका बेसिक मॉडल यही होता है, कमीशन का मॉडल। कोई भी आप कमाई कर रहे हैं तो उसमें वो कुछ परसेंटेज लेते हैं। तो इसी तरह बुक माई शो का भी है। उसको लेकर कुणाल कामरा कहते हैं, आप हर शो की लिस्टिंग पर रेवेन्यू यानी कमाई का 10% हिस्सा लेते हैं, है ना। यानी जो भी टिकट्स बुक हुई 10% बुक माई शो को जाता है, जो आपका बिजनेस मॉडल है। लेकिन इसके साथ एक बड़ी बात भी जुड़ी है, चाहे कोई कॉमेडियन कितना भी बड़ा या छोटा हो, हमें अपनी ही ऑडियंस तक पहुंचने के लिए हर दिन 6 से 10 हज़ार रुपए तक का खर्चा करना पड़ता है एडवर्टाइजिंग में। ये एक्स्ट्रा खर्च हर आर्टिस्ट को उठाना पड़ता है। तो यहाँ पे मतलब उन्होंने कहा कि आपके पास मेरी ऑडियंस पूरी चली गई, आप 10% कमाई भी कर रहे हो, लेकिन हम भी तो अपनी एडवर्टाइजिंग में कर रहे हैं ना, जिससे आपको भी अर्निंग हो रही है। वो अर्निंग तो आपको भी जा रही है। अगर मैंने एडवर्टाइज किया, 10 कस्टमर मेरे ज़्यादा बढ़े, 10 ऑडियंस में लोग ज़्यादा बढ़े, तो वो जो पैसे दे रहे हैं उसका 10% भी बुक माई शो को जा रहा है, जो आप नहीं दे रहे हो, मैं दे रहा हूँ। तो यहाँ पे ये कहते हैं। जी। अच्छा, अगला सवाल मेरा ये है कि क्या बुक माई शो से जो उनकी ऑडियंस है उसकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी मांगी गई है? हाँ, तो बिल्कुल उन्होंने मांगी है, यही दलील देते हुए कि भाई जब मेरी ऑडियंस बढ़ रही है, ऑडियंस, और मैं आपके बुक माई शो में लिस्टिंग करवा रहा हूँ, तो उसका राइट तो मेरे पास भी होना चाहिए। तो दूसरे पेज में वो कहते हैं इस चीज़ को लेकर अपने, कि आप शायद कहें कि डेटा प्रोटेक्शन का मुद्दा है, लेकिन किसका डेटा कौन प्रोटेक्ट कर रहा है और किससे, ये बहस कहीं ज़्यादा बड़ी है। और वो कहते हैं कि मैं बस एक सिंपल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ मेरी सोलो परफॉर्मेंस वाले शोज़ से जो ऑडियंस आपने कलेक्ट की है, यानी वहाँ पर जुटाई अपने प्लेटफॉर्म में, उसका कॉन्टैक्ट डेटा आप मुझे दीजिए,
ताकि मैं इज्जत के साथ अपना काम जारी रख सकूं और एक फेयर यानी ईमानदारी की रोजी रोटी कमा सकूं। तो ये यहाँ पर उन्होंने कहा है कि मतलब आप मुझे डेटा शेयर कीजिए। जी अच्छा, सोलो आर्टिस्ट की मेहनत को लेकर भी कुछ बातें शायद उन्होंने कही हैं। हाँ, सोलो आर्टिस्ट की मेहनत को लेकर भी उन्होंने कहा है कि हम सोलो आर्टिस्ट बहुत मेहनत करते हैं यूट्यूब, क्योंकि जनरली इसका यही था कि सोलो आर्टिस्ट से बना था। और एक रिक्वेस्ट उन्होंने इस सिलसिले में भी की है, वो लिखते हैं कि एक सोलो आर्टिस्ट के तौर पर खासकर कॉमेडी की दुनिया में हम ही शो होते हैं, मतलब एक जो परफॉर्मर है, और हम ही प्रोडक्शन भी होते हैं, वही सब कुछ करवाते हैं। जैसे अगर मैंने एक एग्जांपल देते हैं, वो मैंने अगर पुणे कॉमेडी फेस्टिवल में 30 और आर्टिस्ट के साथ परफॉर्म किया हो तो वो कॉमेडी की कलेक्टिव ऑडियंस मानी जाएगी इसमें, क्योंकि मेरी भी ऑडियंस आएगी, आपकी भी ऑडियंस आएगी, इनकी प्रशांत है हमारे साथ कैमरे पर, उनकी भी ऑडियंस आएगी। 30 लोग अगर मिलकर कर रहे हैं तो उनकी एक मिली जुली ऑडियंस आती है। लेकिन मेरे सोलो शो वो मेरी ऑडियंस है। अगर मैं 4 लोगों के सामने परफॉर्म कर रहा हूँ, अकेले का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवा कर, तो जो लोग आ रहे हैं वो मेरी ऑडियंस है, वो आपकी नहीं है। तो वो कहते हैं कि अगर आप मुझे डीलिस्ट करना ही चाहते हैं तो कम से कम इतना तो हक बनता ही है मेरा कि मैं अपनी ऑडियंस के साथ जुड़ सकूं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मेरी गुजारिश है आपसे कि आप इनमें से एक काम जरूर करें, या तो मुझे डीलिस्ट मत कीजिए, अपने प्लेटफॉर्म से मत हटाइए, है ना, या फिर मुझे मेरी ऑडियंस का डेटा यानी जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन वो मांग रहे हैं वो मुझे दे दीजिए, जो मैंने अपनी आपकी वेबसाइट के जरिए इकट्ठा किया बुक माई शो में डालने के लिए। और फिर वो आगे कहते हैं कि समझने के लिए शुक्रिया। जी बाकी आपको पता ही है कि मद्रास हाई कोर्ट ने उनको ट्रांजिट इंटरिम बेल दी थी, जो जिसकी अवधि 7 अप्रैल तक थी। आज वो ख़त्म हो गई। मद्रास हाई कोर्ट ने इसके साथ ही उन्हें एक और राहत दे दी है 17 अप्रैल तक। अब ये इसे आगे बढ़ा दिया है। और कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे साथी नावेद के पास है, उस पर भी चलते हैं। हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूं, हालांकि कुणाल कामरा ने अपने लेटर में लिखा ज़रूर है कि मैं अपने कैप्शन में भी लिखा है कि मैं कोई बॉयकॉट वगैरह का समर्थन नहीं करता हूं, उसको प्रमोट नहीं करता हूं, लेकिन उनकी पोस्ट के कमेंट्स में जो है वो बुक माई शो के लोगो डाले जा रहे हैं और उसमें बहुत सारे लोग लिख रहे हैं बॉयकॉट बुक माई शो, रिमूव बुक माई शो। कई लोग अनइंस्टॉल करने के बाद का भी अपना वो दिखा रहे हैं स्क्रीनशॉट कि हमने अब उस ऐप को अपने यहाँ से हटा दिया, रिमूव कर दिया मोबाइल से। जी तो चलो, तो फिलहाल जो इन्फॉर्मेशन थी वो हमने आपके बीच रखी। और भी जो नए अपडेट्स आएंगे वो हम आपके सामने रखते रहेंगे। देखते रहिए लल्लन टॉप। शुक्रिया।